हाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पेस्टिसाइड रेजिड्यू और डायनेमिक्स जिस यूनिट को हमने शुरू किया हुआ है, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। और आई होप ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे ये बीएससी का एग्जाम हो, एमएससी, एआरएस नेट, आईसीएआर, जेआरएफ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर केमिकल्स। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसके लाइक्स बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी मैं अच्छा अच्छा कंटेंट और जल्दी शॉर्ट टाइम में आपके पास लेके आ पाऊंगी। थैंक यू फॉर द मोटिवेशन वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा 21st क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ केमिकल इज बाउंडेड टू द सिलिका इन द कार्ट्रिज ऑफ एसपीई, दैट इज सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। तो इसका आंसर है C18, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीई कार्ट्रिज आर कमर्शियली अवेलेबल विद व्हाट? पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास बॉडीज विद टेफलन फ्रेट्स और बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, कि जो एसपी के कार्ट्रिज है वो दोनों चीजों मतलब दोनों मटेरियल्स के साथ अवेलेबल होते हैं। केमिकल स्पीशीज जो ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम द पेस्टिसाइड यूजेज दैट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द मेथड कॉमनली यूज्ड इन रेजिड्यू एनालिसिस, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट रेजिड्यू, बाउंड रेजिड्यू और नॉन एक्सट्रैक्टेबल रेजिड्यू। तो इसका आंसर है बाउंड रेजिड्यू एंड नॉन एक्सट्रैक्टेबल रेजिड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड रेजिड्यूज जो है वो दे आर रिगार्डेड सिग्निफिकेंट ओनली इफ द अमाउंट एस्टिमेटेड आफ्टर 1 year ऑफ द ओरिजिनल डोज। बाउंड रेजिड्यूज सिर्फ तब सिग्निफिकेंट हो पाते हैं जब 1 साल के बाद उनकी जो ओरिजिनल डोज से 10% से ज्यादा आपको वो सैंपल में मिले। सो दिस इज ग्रेटर देन 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which mechanism is or are responsible for aging of bound residues? bound residue अगर आपके सैंपल में प्रेजेंट है तो उनकी एजिंग क्यों, किस वजह से होती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइट्स, मिट्टी के अंदर या सैंपल के अंदर जो एड्सॉर्प्शन की साइट्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं ह्यूमिक फ्रैक्शन में, या बोथ ए एंड बी? सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। डीजॉर्प्शन और लीचिंग, अगर कोई भी चीज डीजॉर्ब या लीच कर जाएगी ना, वो सैंपल में नहीं रहेगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर ए और बी है। Bound residue occur in plant in which form? Freely extractable residue, extractable conjugate bind to the natural component of the plant, unextractable residue incorporated into the plant constituents। तो ये तीनों ही चीजें बाउंड रेजिड्यूज में वो करती हैं, रोल प्ले करती है। जैसे कि फ्रीली एक्सट्रैक्टेबल रेजिड्यूज को भी हम बोलते हैं, एक्सट्रैक्टेबल कॉन्जुगेट्स को भी बोलते हैं, अनएक्सट्रैक्टेबल रेजिड्यूज को भी बोलते हैं, तीनों को। द पोर्शन ऑफ द कॉन्जुगेट जो डिराइव करते हैं हम विद इन द प्लांट इटसेल्फ, उसे क्या कहा जाता है? वाइल द पोर्शन डिराइव फ्रॉम द पेस्टिसाइड और अदर एक्सोजिनस मटेरियल, उसे क्या कहा जाता है? इज डेजिग्नेटेड एज। तो बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेट, हमने कॉन्जुगेट रेजिड्यूज की बात की या कॉन्जुगेट डिराइव्ड की बात की, ठीक है। अगर वो विद इन द प्लांट होंगे, प्लांट के अंदर वाले को बोला जाता है एंडोकोडोन, क्योंकि वो अंदर है। और अगर वो कोई और बाहर के मटेरियल से आ रही है तो उसे बोला जाता है एक्सोकोन। बेसिकली मैंने कोडोन बोल दिया, दैट इज कॉन, CON, राइट। तो यहाँ पे आप ठीक कर लेना। सो द आंसर इज एक्सोकोन, सॉरी एंडोकोन एंड एक्सोकोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एनालाइज द बाउंड रेजिड्यू फ्रॉम प्लांट एंड सॉइल सैंपल्स बाय एम्प्लॉइंग टोटल कंबशन मेथड? टोटल कंबशन मेथड कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाता है? याद रखना, कंबशन हमने पीछे नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिक एसिड भी करा था, तो टोटल कंबशन हमेशा ऑक्सीडेशन में होती है। सो द आंसर इज योर बायोलॉजिकल सैंपल ऑक्सीडाइजर। The concept of laboratory accreditation was developed to provide a means for, अगर कोई प्राइवेट लैब है, हम उसे, या कोई भी इंस्टीट्यूट की लैब है, अगर हम उसे एक्रीडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? क्या मकसद है उसका इसके पीछे? इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, फॉर्मल रिकॉग्निशन और रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। इसके तीनों ही है। देखो, कोई भी नई लैब आएगी वो थर्ड पार्टी है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट करने का हमने हक दे दिया। फॉर्मल रिकॉग्निशन, NABL एक्रीडिएशन मतलब फॉर्मली सबको बता
पा रहे हैं कि ये अच्छी लैब है, और ट्रेड बैरियर्स को भी ये रिड्यूस करती है। कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज इन इंडिया? तो उसका आंसर है NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज। Next question, the precision of measurement of an analyte obtained using the same method in a single laboratory but different analysis over a period in which differences in the material and equipment will occur. उस मेथड को क्या कहेंगे, ठीक है, जिससे कि हम एक एनालाइट की प्रिसीजन जान पाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सेम ही लेबोरेटरी में एक ही मेथड यूज कर रहे हैं बाय डिफरेंट एनालिसिस डिफरेंट कर करके हम सेम ही मतलब जैसे सपोज नाइट्रोजन निकालना है तो डिफरेंट एनालाइट्स को यूज करके हम नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड इन विच डिफरेंस इन मटेरियल एंड इक्विपमेंट विद अकर। लैब सेम है, आप बार बार एनालिसिस का मेथड चेंज कर रहे हो, इसमें से आप क्या निकाल पा रहे हो, आपको ये बताना है कि ये जो प्रिसीजन का मेथड है उसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं विद इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आप एक ही चीज को बार बार निकाल रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन डिफरेंट मेथड से कर रहे हो और सेम लैब में कर रहे हो। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट दैट हैज बीन वैलिडेटेड, acceptable mean recovery of 70 to 110%, and acceptable relative standard deviation is less than or equal to 20%. 2P by applying the complete analytical method. ठीक है, तो बेसिक क्वांटिफिकेशन मतलब क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी इज आई मीन अमाउंट, तो अमाउंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो होगा ही। having S by N ratio 1:3, having S by N ratio 1:10 or more, or lowest amount of analyte that can be reliably detected from the background from particular matrix by specific method. LOQ की definition आपकी ये है, smallest concentration मतलब मिनिमम से मिनिमम आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन एनालाइट से निकाल सकते हैं जिसे आप वैलिडेट कर पाए, और वैलिडेट करने के लिए क्राइटेरिया क्या होने चाहिए आपके, कि रिकवरी उसकी 70 to 110% होनी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें वो लेस देन 20% होना चाहिए, ठीक है। Okay, next is the closeness of agreement between the test result and true or the accepted reference value. इसे क्या कहेंगे? देखो, एक टेस्ट रिजल्ट क्या होता है, आपने सैंपल्स लगाए, उसका रिजल्ट आया, उसको बोलते हैं टेस्ट रिजल्ट। और ट्रू वैल्यू क्या होता है, जो स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है, जो हमें पता है कि इसका आंसर यही आना चाहिए, तो उस चीज को आप क्या बोलेंगे, उस मतलब एक स्टैंडर्ड और आपके टेस्ट रिजल्ट के बीच की क्लोजनेस को क्या बोलेंगे आप, उसे हम बोलेंगे एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड अंडर स्टिपुलेटेड कंडीशंस। आपने बहुत सारे टेस्ट किए, ठीक है, T1 कर लिया, T2 कर लिया, T3 कर लिया, T4 किया, इनके रिजल्ट्स आए, ये आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं, जितने ज्यादा ये रिलेट करेंगे उतनी ही ज्यादा इनकी प्रिसिजन होगी। सो द आंसर इज प्रिसिजन। The ability of a detection system to produce an acceptable linear correlation between the test result and concentration of analyte. इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं linearity. Linear relationship आप निकाल रहे हैं दो चीजों के बीच में। Next, dash is the degree to which a method can quantify the analyte accurately in the presence of interference. आपका सैंपल है, सैंपल में इंटरफेरेंस प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिलेक्टिविटी, कि आपका मेथड सिलेक्टिव है। while dash is the ability of a method to distinguish between pesticide and matrix. अगर आपके मेथड को डिफरेंस पता लग रहा है पेस्टिसाइड और मैट्रिक्स के बीच का, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिसिटी। Next is the resistance to change in the result produced by an analytical method when minor deviations are made from the experimental condition described in the procedure. Suppose आपको पता है कि आपके एक मेथड में ना आयन एक्सचेंज होना है और आपको नियरली सोडियम और सोडियम का आयन चाहिए, तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने KCl यूज किया है, तो क्या आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं? तो यूजुअली माना ये जाता है आपका मेथड इस टाइप का होना चाहिए कि जिसमें थोड़ी सी डेविएशन होने पे उसके रिजल्ट्स वेरी ना करें, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रगिडनेस। ओके,
Now next, the difference between the result obtained from the analysis of a typical test material by the validated method and result obtained after the addition or spiking of a known amount of analyte to test portion. इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, डिफरेंस होगा दोनों रिजल्ट्स में, टिपिकल टेस्ट मटेरियल से और स्पाइकिंग वाले के। इसको हम बोलते हैं सरोगेट रिकवरी और मार्जिनल रिकवरी। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन द अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ रेजिड्यू एनालिसिस द एरर विच रिमेन कंटिन्यू ड्यूरिंग अ नंबर ऑफ द आइडेंटिकल मेजरमेंट्स और विच वेरी इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर व्हेन कंडीशन चेंजेस, उस एरर को क्या कहेंगे? उस एरर को करेंगे हम सिस्टेमिक एरर। और where is the error which vary in an unpredictable manner during a number of identical measurements, उसे हम क्या कहेंगे? random error. So this is your last question. आज हमने और 20 questions अपने complete कर लिए हैं। Thank you for watching। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, राइट, सो दैट मैं आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाती रहूं। थैंक यू।